नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही आपको अगले हफ्ते किस तरह से तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनाएं, क्या बेहतरीन पोजीशनल कॉल्स होंगे, ये आपको बताएंगे। और आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे डेवलप करनी है, कैसे सेटअप बनाना है, तमाम खबरें भी लेंगे, आपको ट्रेडिंग के तरीके भी बताए जाएंगे। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, दीपेन शाह है StevN.com से, और वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है इस खास पेशकश में। चलिए, सबसे पहले लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम महापात्रा हैं, डीजी हैं IMD से। सबसे पहले उनसे बात कर लेते कि मॉनसून की चाल कैसी रही है अब तक पूरे सीजन में, और सितंबर को लेकर क्या अनुमान है, और मॉनसून की वापसी कब तक होगी। तो सर, सबसे पहले स्वागत है कि आपने वक्त दिया हमारे लिए, इटिना स्वदेश के दर्शकों के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, अगस्त तक के महीने तो बीत चुके हैं, सितंबर शुरुआत हो चुकी है। अब तक हालांकि सामान्य से ज़्यादा ही बारिश दिख रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर बारिश कम हुई है। लेकिन ओवरऑल सितंबर को लेकर क्या अनुमान है, और क्या सितंबर में सामान्य से इस साल ज़्यादा बारिश की उम्मीद कर सकते हैं? मौसम के बारे में बात करें तो मानसून रेनफॉल जो जून से सितंबर के अंदर होता है, इस बार अभी तक बहुत अच्छा रही है, और लगभग 3% एबव नॉर्मल रेनफॉल अभी तक रिकॉर्ड किया गया 1 जून से 5 सितंबर तक। और कल जो हम पूर्वानुमान इशू किए हैं सितंबर महीने के लिए, इसके हिसाब से मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और इसके साथ साथ सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया जैसे ईस्ट यूपी, झारखंड, बिहार, साउथ हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सभी एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके साथ साथ जो लद्दाख एरिया है और नॉर्दर्न पार्ट्स हिमाचल प्रदेश से, वहाँ भी बारिश कम होने का उम्मीद किया जा रहा है। अदरवाइज मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, इस सभी जगह में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। कंट्री जो होल देखें तो ये पूर्वानुमान जारी किया गया कि एबव नॉर्मल यानी 109% से ज्यादा बारिश होने का हम पूर्वानुमान किए हैं सितंबर महीने के लिए। सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि मॉनसून की वापसी को में क्या इस साल भी देरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि मॉनसून की वापसी देरी से होती है और एक्सटेंडेड बारिश भी देखने को मिलती है। इस साल को लेकर क्या अनुमान है? हालांकि आप लोग आमतौर पर अक्टूबर के सेकेंड हफ्ते से पूरी तरह से वापस हो जाता है मॉनसून, और ये सितंबर में इसकी शुरुआत हो जाती, तो अब तक क्या स्थिति है और कितनी देरी से मॉनसून की वापसी होगी? एक्चुअली जो मानसून विड्रॉल होता है, सो लगभग सितंबर का पहला हफ्ता में शुरू होता है, और एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान से शुरू होता है, और धीरे धीरे जाते हुए बाय अबाउट 12 अक्टूबर पूरी कंट्री से साउथ ईस्ट मानसून विड्रॉ होता है। इस बार ये जो विड्रॉल प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और हम इसको मान के चल सकते हैं कि जो नॉर्मल डेट होता है, नॉर्मल डेट से थोड़ी लेट होगा। जैसे रिसेंट ईयर से हम देखे हैं कि मॉनसून विड्रॉल थोड़ी से लेट हो रहा है। इसकी वजह यही है कि हम नेक्स्ट 1 वीक में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, नहीं तो एक लो प्रेशर एरिया का डेवलपमेंट होने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। इसकी वजह से जो मानसून पैटर्न है वो एक्टिव रहेगा साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। सो मानसून विड्रॉल के लिए जो स्थितियां चाहिए, जैसे कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए राजस्थान के ऊपर, एटलीस्ट एक्सटेंडिंग अप टू हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर, और वाटर वेपर नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ओके, मोहपात्रा सर, ये सही बात है कि हो सकता है कि इस बार भी मॉनसून के जो ये है वापसी हो, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन अब तक अगर हम मॉनसून की बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं, अभी भी कई पॉकेट्स ऐसे, हालांकि आप
कह रहे हैं कि सामान्य से ज़्यादा बारिश पूरे देश में होगी, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं खासकर कि यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। क्या इन राज्यों में सितंबर में अच्छी बारिश की उम्मीद करें, क्योंकि काफ़ी फसलें वहां पर खड़ी हैं? और अगर मानसून अगर अभी भी नहीं हुआ तो हो सकता है कि यील्ड की भी दिक्कत हो, सूखे की संभावना ज़्यादा है। तो क्या उम्मीद है पूरे सितंबर के महीने में इन राज्यों के लिए? आपने सही बताया कि जो स्पेशली वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, गंजेटिक वेस्ट बंगाल, ये सभी एरिया में मानसून डेफिशिएंट रहा। सीजनल रेनफॉल अभी तक देखेंगे तो लगभग अबाउट 25 to 30% डेफिशिएंट है झारखंड और गंजेटिक वेस्ट बंगाल पे, और अबाउट 40 to 45% डेफिशिएंट है और बिहार, ईस्ट यूपी एंड वेस्ट यूपी एरिया में। और इसमें एक अच्छी चीज हुआ है लास्ट 1 मंथ में कि गंजेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड में अच्छा बारिश हुआ है। नॉर्मल टू एक्सेस रेनफॉल अगस्त महीने में रिकॉर्ड किया गया, इसलिए जो ज्यादा डिफिशिएंट था वो कम हुआ, और ये जरूर खरीफ को ये सपोर्ट किया हुआ है, खरीफ फसलों के लिए। मगर ईस्ट यूपी एरिया जो है, जहाँ की आपका इरिगेशन और सिंचाई का सुविधा ज्यादा नहीं है, जी जी, और बिहार, इस एरिया में आपका डेफिशिएंट रेनफॉल जो जुलाई से शुरू हुआ था, अगस्त में भी वही। ओके सर, अब एक सवाल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या है, क्या पूरे देश में मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन अब तक अच्छा रहा है, और क्या खेती के लिए ये बेहतर मॉनसून कहा जा सकता है इस बार का? इसको पहले बोलने से पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। इस बार आप रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कंट्री में, आप ये देखेंगे कि जो फुटिल्स ऑफ द हिमालयस जो रीजन है और एडजॉइनिंग मेट्रोलॉजिकल सब रीजन है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, जैसे मैं बात कर रहा था, वहाँ डेफिशिएंट रहा। जबकि रिमेनिंग पार्ट्स, जैसे एंटायर कंट्री में आप देखेंगे, इवन डिस्ट्रिक्ट वाइज आप रेनफॉल देखेंगे तो वहाँ नॉर्मल और एक्सेस रेनफॉल रहा। ये एक टिपिकल अच्छे मानसून सालों में जैसे होता है ऐसे ही हुआ है कि अच्छे मानसून ईयर्स में ज्यादातर लो प्रेशर सिस्टम्स नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट में डेवलप होता है, वो नॉर्थ उड़ीसा होते हुए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर जाता है टुवर्ड्स राजस्थान और गुजरात। इस बार ऐसे ही हुआ है, कोई भी लो प्रेशर सिस्टम मूव नहीं किया। जी जी सर, अब मेरा एक सवाल लानीना को लेकर है। उस फ्रंट पर क्या स्थिति है, और क्या इसका अगर लानीना एक्टिव है तो क्या इसका फायदा आने वाले महीने में सितंबर में भी और आगे भी क्या बारिश हो सकती है, एक्सटेंडेड बारिश? और लानीना अगर एक्टिव रहने पर क्या असर होता है पूरे सीजन में और उसके बाद? लानीना अभी एक्टिव है। आप लानीना कंडीशन हम तब बोलते हैं जब ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक और वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का टेम्परेचर कम कंपेयर करें। जब वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ज्यादा वार्म होता है और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक कोल्ड होता है, इसको लानीना बोला जाता है। और जब ये डिफरेंस टेम्परेचर का जो नॉर्मल वैल्यू है, इसमें अब 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जब बिलो नॉर्मल होता है, इसको लानीना बोला जाता है। अभी ये -0.9 डिग्री सेल्सियस से ओवर द रीजन, जिसको हम लानीना को लेकर भारत का जो मानसून है इसको रिलेट करते हैं। सो लानीना कंडीशन कंटिन्यू कर रहा है, और पूर्वानुमान यही है कि इस साल की एंड तक यानी दिसंबर तक लानीना कंडीशन कंटिन्यू करेगा। यानी दिसंबर तक लानीना कंडीशन यहाँ पर एक्टिव रहने की उम्मीद है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पूरा बताया कि सितंबर में किस तरह के मानसून की स्थिति रहेगी और आगे वापसी कब तक होगी, तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वायदा बाजार की बात कर लेते हैं और अगले हफ्ते के बारे में बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, चाहे वो नॉन एग्री मार्केट हो या एग्री मार्केट। एग्री मार्केट के लिए हमने सबसे पहले मानसून को लेकर एक ग्राउंड रियलिटी ले ली मौसम विभाग के जरिए, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नॉन एग्री की ही चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ 3 दिग्गज मेहमान बने हुए हैं। केडिया जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा बुलियन मार्केट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल चांदी को लेकर आते हैं। कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो चांदी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जब फेड की कमेंट्री पिछले हफ्ते हमने फ्राइडे को आई थी, उस दिन कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि चांदी खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे, फेड कमेंट्री के बाद तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ। क्या एक ट्रेडर्स के लिहाज से एक लर्निंग लेसन था, और काफ़ी जो फंसे हुए हैं ऐसे ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे इन स्तरों पर? अब नमस्कार।
डेफिनेटली अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में जो जैक्सन होल में जो स्पीच थी वहां पे ये उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए जो बोला जाएगा वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, क्योंकि सितंबर में 0.5 से 0.75 का जो रेट हाइक है वो अभी भी मार्केट लेके चल रहा है। बट हम कभी भी ये देखते हैं कि जो चांदी का 1850 का जो सपोर्ट लेवल था वो इतनी जल्दी ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 109-109.50 के इर्द गिर्द घूम रहा है। बट दैट वाज टोटली सरप्राइज, बिकॉज हमने देखा क्लेवलैंड के जो फेड प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि अगले साल भी इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं होगी, तो उसका एक नेगेटिव असर हमने ज्यादा पड़ते हुए देखा। और शॉर्ट जो लॉन्ग पोजीशन बनी थी वहां पे लिक्विडेशन के चलते हमने $18 का एक बड़ा लेवल इंटरनेशनल में तोड़ते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक्सपायरी के प्रेशर के चलते हमने करंट मंथ 51 तक भी जाते हुए देखा। बट टेक्निकल ग्राउंड पे भी अगर हम देखते हैं तो नो डाउट $18 के नीचे मार्केट थोड़ा सा वीक जरूर दिखता है, बट सेलिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो करंटली नहीं बनता है। ज्यादा करके हम देखते हैं कभी भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है उसमें समय लगता है थोड़ा गोल्ड और सिल्वर को एडजस्ट करने में, बट पॉजिटिवनेस वापस दिखने लग जाती है। तो टाइमिंग आज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट वापस उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज शाम के जो नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आने हैं वो भी काफी खराब है, तो आई थिंक थोड़ा ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है एक रिलैक्स रैली मिल सकती है जो 53,500 तक का लेवल चांदी में दिखा दे। बट 1850 और 54,200 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने पे हम एक अच्छी खासी रिकवरी देखेंगे, बिकॉज Q3 और Q4 इंडिया के लिए फिजिकल बाइंग के हिसाब से भी अगर देखें तो एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। नो डाउट 20 तारीख को जो फेड की मीट है जहां पे रेट हाइक होना है ये अभी भी एक डार्क क्लाउड की तरह काम करेगा, बट उसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो फेड के पास और कोई चारा नहीं रहेगा कि हम इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा पाए, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर करेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 53,500 तक का एक पुल बैक हम चांदी में देख पाएंगे और 50,500 से 50,600 का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे, बट फेड की मीट के बाद ही एक पॉजिटिवनेस हम बुलियन में आते हुए देख पाएंगे। चांदी को लेकर बीरेंद्र सर आपका नजरिया क्या है, क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से खरीदारी आपको दिख रही है, यहाँ से तेजी दिख रही है क्या? ना, फिलहाल तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड है, तो बाउंस आना चाहिए। बट जब तक ये चाइना लॉकडाउन और चाइनीज रिसेशन जो कि काफी सीवियर लग रहा है, मुझे शायद मैं इसको 30 साल का सबसे खराब रिसेशन बोलूँगा जो मैक्रो नंबर्स चाइना से आते हैं वो देखते हुए। तो फिलहाल मेटल का जो दबाव है, बुलियन का दबाव है, हर रिस्क ऑन एसेट में जो दबाव है, तो फिलहाल मैं बाई साइड अवॉइड करूंगा, खास करके चांदी में। थोड़ा भी कुछ अगर बायस मेरा पॉजिटिव है तो सिर्फ गोल्ड में है, बाकी सभी चीज़ों में मेरा बायस फिलहाल शॉर्ट साइड का है और बेरिश बायस है। दर्शकों के सवाल भी है, कार्तिक हैं सागर MP से, सिल्वर माइक्रो में इनको काफी नुकसान हो रहा है, अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये होल्ड करे या निकल जाए। दीपेन जी आप क्या सलाह देंगे कार्तिक को? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सिल्वर माइक्रो डेफिनेटली इन्होंने होल्ड करना चाहिए, बिकॉज मार्केट थोड़े ओवरसोल्ड है और हमारा मानना है कि बॉटम कहीं भी 48-49,000 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ से और 3-4 हजार पॉइंट की गिरावट है, लेकिन क्योंकि माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और डिप्स में अगर 48,000 के आसपास प्राइसेस आते हैं तो वहाँ पे और एक एवरेज बाय करके इनको होल्ड करके रखना चाहिए। आई थिंक आगे जाके सिल्वर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? ये हमारे रेगुलर कॉलर है, ऊपर के भाव पे ये भी फंसे हुए हैं। अब क्या लग रहा है केडिया जी आपको, कॉपर में क्या करें? देखिए, कॉपर में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, लगभग प्राइजेस 680 के करीब भी चले गया था, बट जिस ढंग से चाइना में कोविड का कंसर्न वापस लौटा है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे ज्यादा प्रेशर दे रहा है। साथ में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे पहुंच गया, जिसकी वजह से भी प्रेशर, और हम बोल सकते हैं खास करके ये हफ्ते में ही हमने बड़ा लिक्विडेशन देखा है। तो टाइमिंग ये प्रेशर बन रहा है, बिकॉज 640 के नीचे जब तक प्राइसेस मेंटेन है, टेक्निकल सपोर्ट 626 627 है, तो बिल्कुल अगले 2-3 सेशन मार्केट में प्रेशर रह सकता है, बट उसके बियॉन्ड नहीं, क्योंकि एक बार कोविड की जो स्टोरी थी वो मार्केट में हिट है जिसकी वजह से ये दबाव है। बट ओवरऑल अगले हफ्ते से रिकवरी दिखेगा, तो टाइमिंग मार्केट जब तक 640 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल है हम 627 तक का लेवल देख पाए, बट एक शॉर्ट रेंज रहेगा 625 से 650, इसी दायरे में कॉपर ट्रेड करेगा। अगले दर्शक हैं मनीषा हैं पलवल से, 2 से 3 दिनों के लिए जिंक का आउटलुक जानना चाह रही हैं। बीरेंद्र सर, जिंक में 2 से 3 दिनों का व्यू आप देना चाहेंगे?
हल्का सा बाउंस आना चाहिए, करीबन 304 305 तक बाउंस आ सकता है। बट इसका जो रेंज रहता है नॉर्मली वो 15-20 रुपए का रहता है, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट प्लेयर है जिनके पास मेजर फिजिकल पोजीशन है, और एलएमई इन्वेंट्री बहुत कम है इसकी। और दूसरी स्थिति ये है कि चाइना में सरप्लस है और यूरोप में माल की शॉर्टेज है। तो ये दो विपरीत परिस्थितियों के बीच ये मेटल फंसी है, इसलिए मैक्सिमम वोलेटिलिटी इसमें है। सवाल होगा अमन गर्ग का एमपी से, ये जानना चाह रहा है कि चने में आगे तेजी होगी या नहीं। मुझे पूछा गया जी जी, चने पर ये जानना चाह रहे हैं, तेजी दिख रही है आपको चने में यहाँ से? चने में गवर्नमेंट का जो फेस्टिवल डिमांड पे जो रुख है, महंगाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट एक्शन आएगा। जैसे अभी उड़द में इंपोर्ट की सरकार की विचारणा है। ये देखते हुए चना मुझे 5,000 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। अगले दर्शक है पवन है हिसार से, ग्वार सीड में क्या और गिरावट आएगी और कितनी गिरावट आ सकती है या बॉटम आउट हो चुका है ग्वार सीड, और दिवाली तक ग्वार का क्या टारगेट होगा? केडिया जी, ग्वार पर आपका व्यू? देखिए, गवार में हमने पिछले एक हफ्ते में 6 और 4 10% के लगभग की तेजी देखी है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला है पाकिस्तान में जिस ढंग से बरसात हुई है और फ्लडिंग सिचुएशन, तो काफी क्रॉप डैमेजेस में आई है। एक्चुअल डेटा क्या है वो हमको अगले हफ्ते तक पता चलेगा, बट उसका एक इमीडिएट इफेक्ट हमने इंडियन गवार के प्राइजेस पे भी पड़ते हुए देखा। दूसरी ओर यूएस के जो प्रोडक्शन है कच्चे तेल का, यहाँ पे हमने बढ़ोतरी होते हुए देख पा रहे हैं पिछले 2 महीनों से। सेकेंडली, जो रिग काउंट्स है, पिछले हफ्ते का जो डेटा आया था उसमें भी बढ़ोतरी आया है। तो हम जानते हैं कि रिग्स में अगर यूसेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गवार गम को बूस्ट मिलेगा। इसके चलते हमने देखा कि गवार गम ने ज्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिखाया एज कम्पेयर टू गवार सीड। तो टाइमिंग ये तीन न्यूज की वजह से हमने ये तेजी देखी है। बट मुझे लगता है कि इसके विपरीत हमारा जो क्रॉप साइज है इस बार डबल है पिछले साल के मुकाबले। जो 55-60 लाख के आसपास की हम लोग बात करते हैं वो इस बार 1 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है ये बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है। जब तक प्राइजेस 5,050 के ऊपर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम एक पुल बैक देखें, जो 4,700 4,750 तक का एक छोटा पुल बैक मिले, वहां पे फिर से वापस बाइंग कर सकते हैं या 5,050 के ऊपर। बट टाइमिंग बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बनता है। कि अगले दर्शक हमारे साथ हीरा लाल है राजसमंद से, चांदी इन्होंने बाई किया है 55,443 रुपए में, काफी ऊपर की बाइंग है। क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको? देखिए, अगर ये ट्रेडर हैं तो इनको एक आज के सेशन और मंडे के सेशन में वेट करना चाहिए, बिकॉज नियर टर्म में एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है तो एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन जैसे हमने बताया कि 48,000 के आसपास के प्राइसेस आ सकते हैं मार्केट्स में अगले 2 से 3 महीने में, तो अगर उनके लिए तैयार है तो ठीक है। अदरवाइज इन्होंने जो भी आज के लो है पुल बैक के बाद, उनके स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेना चाहिए, और जैसे जहां पे भी थोड़ा मुनाफा आने की एक्सपेक्टेशन वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर। अगले दर्शक है अभिषेक यशवंत हैं दिल्ली से, ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑप्शंस पे राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 5 लॉट नेचुरल गैस की 800 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है और 3 लॉट 7,700 की पुट स्ट्राइक भी इन्होंने ले रखा है, हेज करके रखा है। सो व्हाट शुड आई डू, ये जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए इनमें। दीपेन जी, आपके पास नेचुरल गैस ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या? 800 स्ट्राइक की कॉल और 700 स्ट्राइक की पुट इन्होंने ले रखी है, क्या करें? बने रहें, कैसे स्ट्रेटजी को आगे ले जाएं? देखिए, हमारा मानना ऐसा है कि नेचुरल गैस में थोड़ा टॉपिंग फॉर्मेशन हो चुका है और 800 रुपए की कॉल जो है वो बहुत ही आउट ऑफ मनी है। तो आई थिंक इनको वो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज जो मोमेंटम है तेजी की तरफ वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं, तो शायद प्रीमियम श्रिंक होने की एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा मानना ऐसा है कि उन्होंने तेजी की पोजीशन के जो कॉल है वो थोड़े कम कर लेने चाहिए और मंदी की पोजीशंस को होल्ड करके रखे, उसमें आपको थोड़ी एक प्रॉफिट आने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अपने तेजी वाले कॉल को आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखें और बाकी मंदी की पोजीशंस को खड़ी रखें। ओके, और क्रूड ऑप्शंस में आज क्या करना चाहिए इनको, क्रूड ऑप्शंस में अगले हफ्ते के लिए? देखिए, क्रूड ऑप्शंस में अगेन ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 7,200 के आसपास बाउंस आ सकता है, वहां पे आप अपने नए पुट्स को और ऐड कर सकते हैं।
हमारा मानना ऐसा है कि 6,700 6,750 के लेवल्स अगले हफ्ते आपको देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ लोकेश हैं राजस्थान से। जिंक इन्होंने बाई किया है 11 लॉट, एवरेज प्राइस है 296.7 का। अब क्या करें? और स्टॉप लॉस भी बता दे केडिया जी इनको। देखिए ऑल ऑफ अ सडन हमने जिंक के अंदर जो एक ब्रेकआउट देखा 300 के ऊपर, वो काफी कंसर्निंग है। बिकॉज इससे पहले हमने देखा एनर्जी क्राइसिस के चलते जिंक को काफी सपोर्ट मिल रहा था चाइना से। यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ जो कंसर्न्स थे वो कूल ऑफ हुए हैं, साथ में कोविड कंसर्न चाइना में जो बने जिसके चलते ये ट्रिगर हुआ। तो आई थिंक मार्केट में दबाव जरूर है, बट ऑलरेडी प्राइस 282 के करीब पहुंच चुका है। तो टेक्निकल एक बाउंस जरूर दिखता है जो 288 290 तक का लेवल दिखा दे, बट वहां से वापस सेलिंग प्रेशर बन जाएगा। तो आई वुड से कि 288 290 तक के बाउंस पे एक बार इनको लॉस बुक कर लेना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल 295 296 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 280 तक के सपोर्ट देखेंगे। तो 288 289 के बाउंस पे एक बार इनको लॉस बुक कर लेना चाहिए। अगर इनको बने रहना है सर तो कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि प्राइजेस में डाउन साइड 280 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वैसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर 282 के नीचे जाते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर 268 तक के लेवल में देखें। टेक्निकल के अलावा अगर फंडामेंटल साइड भी देखें तो जब तक कोविड के पॉजिटिव कुछ न्यूज नहीं आती है तब तक डिमांड डिटोरेशन, क्योंकि ऑलरेडी चाइना में भी हमने फैक्ट्री नंबर जो देखे वो भी हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है। तो आई थिंक फंडामेंटल साइड एज ऑफ नाउ सपोर्ट नहीं है। तो आई वुड से कि बेटर 280 तक निकल जाए और 280 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 280 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली आपको निकल जाना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ योगेश हैं मथुरा से। 6 महीने के लिए सोने और चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीरेन सर, सोने चांदी का 6 महीने में क्या लग रहा है? पर्टिकुलर सोने में इनका जो हॉरिजन है वो देखते हुए करंट लेवल पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। यहाँ रूबी का सपोर्ट काफी हद तक मिल सकता है। और अनुज गुप्ता हैं अगले दर्शक हमारे साथ झांसी से। गोल्ड में क्या करें ये जानना चाह रहे हैं। दीपेन जी, गोल्ड में इनको क्या करना चाहिए? ट्रेडर हैं। देखिए ट्रेडर है तो डेफिनेटली थोड़ा बाइंग करके चले, बिकॉज नियर टर्म में जैसे मार्केट्स ओवरसोल्ड है तो बाउंस एक्सपेक्टेड है और थोड़ा डिप्स आने दे। इवनिंग सेशन में अगर आपको 50,000 100 के आसपास के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे आप अगले हफ्ते के लिए बाई करके चले, बिकॉज हमारा मानना ऐसा है कि 50,000 बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 50,000 के क्लोजिंग बेसिस के सपोर्ट पे आप अपनी बाइक को होल्ड कर सकते हैं और ट्रेडिंग में जहाँ पे भी आपको मुनाफा प्रॉफिट बुक करने की एक्सपेक्टेशन है वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी करते हैं। ओके, अगले दर्शक राकेश सिंगल है। कॉटन में क्या करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। कॉटन में क्या लग रहा है बीरेन सर? यार्न मार्केट की मंदी देखते हुए फिलहाल तो अक्टूबर कॉटन 38,000 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। 38,700 का 38,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 37,100 का टारगेट रख सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सुखी श्री हैं शामली से। जिंक इन्होंने बाई किया है 287 के भाव पर, क्या करें दीपेन जी? देखिए हमारा भी मानना है कि 280 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जिंक के लिए। तो अगर आप वहाँ पे पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं वहां तक तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 280 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। आज भी 9 रुपया डाउन है तो 3-4 पॉइंट अभी बाकी है। आई थिंक अगर आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है तो क्लोजिंग बेसिस का 280 का स्टॉप लॉस होल्ड करके अपनी पोजीशन को होल्ड करें। मानना ऐसा है कि पुल बैक में 292 के टारगेट से एक बार आ सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट करें। अगले दर्शक है केएस यादव है अयोध्या यूपी से। ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकल में गोल्ड सिल्वर कितना और गिरेगा तो खरीदना चाहिए, कितनी और गिरावट पे खरीदे केडिया जी? देखिए अगर क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया में फेस्टिव डिमांड काफी स्ट्रांग है और अभी भी आप देखेंगे तो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुका है। तो आई थिंक कि अगर फिजिकल मार्केट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 50,000 का लेवल गोल्ड के लिए काफी अच्छा है। वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि अभी भी आप फिजिकल में देखेंगे तो प्रीमियम पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी में वॉल्टिलिटी जरूर ज्यादा है, बट आई थिंक 51-52,000 कोई खराब लेवल्स नहीं है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो दोनों में ही मुझे लगता है कि 500-700-500,000 पॉइंट का मैक्सिमम वेरिएशन है, बट यहाँ पे फिजिकली अगर आप लेकर साल भर का व्यू लेके चलते तो डेफिनेटली एक अच्छा